शुरू करेंगे। हरपाल जी, हरपाल सिंह राणा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। हरपाल जी, आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी, आ, आप अपने को अनम्यूट कर लें और आ, हरपाल जी आपको हाँ, आपका वीडियो ऑन हो गया है, ऑडियो भी ऑन करें। उसके बगल में बटन है, उसमें जब आप रखेंगे उंगली तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आ, वीडियो के ठीक बगल में है एक डंडा सा बना हुआ है, में जब आप रखेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। हरपाल जी, आ, हाँ, वीडियो हो गया है, उसमें फिंगर रखिए और हटाइए तो अनम्यूट होगा। हरपाल जी, मैं आपको फोन करके थोड़ा सा असिस्ट कर देता हूँ, इससे तो आसानी हो जाएगी। हेलो। नहीं, वो जो वीडियो है ना, उसके बगल में एक वो है, एक डंडा सा बना हुआ है पहले नंबर पे ही। उसमें आप उंगली रखेंगे और हटाएंगे तो वो रेड से ये जो रेड लाइन क्रॉस सा बना हुआ है वो हट जाएगा। जैसे ही हटेगा वैसे ही आप वो हो जाएंगे। जी जी। जी लाइफ হয়েছেন। अभी मुझे बंद हो गया बात सारी। नहीं, अभी वो चल रहा है, थोड़ा सा वो लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है। हाँ। हम्म। हाँ, तब तक मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी की वो कार्यक्रम की शुरुआत करें, और वो जो उनके पिछले 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट हुए उसके बारे में सभी साथियों को अवगत कराएं। अ, आदरणीय भाई कमलानंद जी, तब तक मैं हरपाल जी को कनेक्ट करता हूँ। हाँ, कमलानंद जी हम्म। मेरे को सुनाई दे रही इनको। अ, भाई कमलानंद जी, आदरणीय भाई कमलानंद जी। अभी उपलब्ध नहीं है अभिषेक। अच्छा, आगे।
रुकिए, हरपाल जी का क्या मैं दिक्कत है? थोड़ा हरपाल का और परिचय दे देता हूँ, अभिषेक कितने। हाँ हाँ, आप परिचय दीजिए सत्यप्रकाश जी, मैं उनको एक बार फिर से कोशिश कर हाँ, रहा हूँ मेरी क्योंकि बात वो हुई है अभी, हरपाल जुड़ से नहीं भी पा बात रहे। हुई, हरपाल अभी आ रहा है, क्या लगा, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ सेट, पता नहीं क्या दिक्कत जी आ रही जी। है। जी जी। हरपाल जी के आप। बारे में मैं हाँ। जानता हूँ पिछले 25 साल से। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने घर की जमीन बेच बेच के समाज के लोगों का बहुत काम किया, चाहे विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, या फिर और अनाथ बच्चे हो, है ना, और भी कई तरह की मदद। और हर बुधवार को जनता दरबार लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके, और उन समस्याओं को फिर वो, उसका पूरा स्टाफ बैठा होता है, वो लिखता है, और फिर उसको वहां पर जिस विभाग से संबंधित है उसको भेजता है। तो मैं कई बार उस बुधवार को उस जनता दरबार में भी गया, है ना, एक पूरा, और लगातार इसके यहाँ एक तरह से सेक्रेटरिएट चलता है पूरा, और अपने घर से ही, अपनी पूरी ताकत से ही, अपने तन मन धन से उस काम को करता है। कोई बाहरी या विदेशी फंड नहीं लगता बिल्कुल भी, है ना। पुराना एक खानदानी परिवार है, एक बहुत मजबूत परिवार है, पर उसके मन में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इंसानियत के लिए शायद कुदरत ने कूट कूट के उसके अंदर भर रखा है। और मैं 30 साल से मैं जानता हूँ पिछले, कि लगातार बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी उसके, है ना, जब टिकट मिला था आम आदमी पार्टी का, जब भी हमने कहा था, मगर भाई टिकट विकट, क्या लगा, नहीं भारत भाई मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, और बस ये है कि जनता के काम होने चाहिए। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व है, वो अपने मुंह से अपनी बात बताएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पागल घोषित किया, कहीं कुछ घोषित किया, कहीं कुछ घोषित किया, कि तुमने ठेका ले रखा क्या समाज का काम करने का, है ना, हम किस लिए है। मतलब बहुत सी बात सुनी, पर वो लगातार लगा रहा। तो मुझे लग रहा है कि हरपाल जी अब आगे होंगे, हरपाल जी अपनी बात रखे। ये कहाँ के रहने वाले हैं हरपाल जी? दिल्ली, दिल्ली में गांव है कादीपुर गांव, काजीपुर, अच्छा। अलीपुर के पास। हाँ। इनका नंबर जरा चैट बॉक्स में डाल देना। हाँ, नंबर तो मिल जाएगा। और बहुत मजबूत मतलब परिवार है यार, बहुत मतलब एक मजबूत ढंग से काम कर रहा है अपने ढंग से। बहुत बढ़िया, ऐसे और लोग बहुत चाहिए से देश। मुद्दे उठाए, बहुत से मुद्दों को जीती भी हुई है उसकी। ऐसे लोग चाहिए देश के लिए। अभी उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है, वो उसको कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और तब तक हम लोग अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आ, हमारे बीच में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्री बलदेव राज सूद जी हैं, राजीव सक्सेना जी हैं, भाई कमलानंद जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, अलका नार्वेकर ईरानी जी हैं। मैं तब तक भाई कमलानंद जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें, और तब तक हमारे हरपाल जी जुड़ रहे हैं। भाई कमलानंद एक तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये ग्रुप जो अपन करीब, मैं तो 3 सवा 3 महीने से बराबर सुन रहा हूँ। तो जिसको बोलते हैं आशा की किरणें, तो एक तो आशा की किरणें, दूसरा जो जो ये अपवाद मिल रहे हैं, जैसे आज हमको एक प्रधान जी मिले, वो अपने विक्रम पांडे जी के प्रोग्राम में, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त अपने गांव को किया। अपवाद, भ्रष्टाचार मुक्त, इसी व्यवस्था में प्रधान होते हुए अपवाद। अब इसी तरीके से ये जो श्रृंखला चल रही है, तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम सबको। और आशा करते कि अपवाद उसे मिलकर अपन उंगली की मुट्ठी बनाकर जो कार्यक्रम अभिषेक जी और भाई साहब और कार्यकर जी और सब लोग अपन कोशिश कर रहे हैं, तो आइए इसको गति दे। और गति के लिए शुभ लाभ और बिजनेस, तो 3 दिन के बाद जो आप बुलाने वाले हैं, एक तो मुनि जी जो ठाकुर जी, दूसरा अपने वाईपी सिंह जी, और तीसरा जी। एक और भी, तो जिससे अनादि साहू। अपन अनादि 10-10, अनादि साहू। हाँ हाँ, 10-10 मिनट में कैसे मिलकर करे। हर एक के पास में अलग अलग ज्ञान है, अनुभव है, दिल में दर्द है, स्पेशलिटी है। अब आ जाता है कैसे अपनी अपनी उंगली को लेकर हम मुट्ठी में उसको कन्वर्ट करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए आज भाई साहब से जो सुनेंगे कि ये समस्या निवारण बहुत बड़ा विषय है। वाह वाह वाह, अभिनंदन, धन्यवाद। अपन इंतजार करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम सबको, नमस्ते, प्रणाम।
जी, धन्यवाद भाई कमलानंद जी। आ, हमारे बीच में और कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। दीपक जी हैं, महेंद्र द्विवेदी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त जी को से आग्रह करूंगा कि वो जो क्राइम फ्री भारत के लिए जो उनका मतलब करप्शन फ्री प्रोग्राम है, और जो थाने में सभी की रिपोर्ट दर्ज हो, तो उसके लिए जो इनिशिएटिव लेने का सोचा गया था, तो उसके लिए अभी क्या समस्याएं आ रही हैं या क्या चीजें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, उसके विषय में संक्षेप में बता दें, क्योंकि आज के वक्ता हमारे हरपाल जी हैं। फिर भी मैं आपसे इस विषय पे 2 मिनट सुनना चाहूंगा कि क्या उसमें किया जा सकता है, मिल के कैसे कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय मैथिली शरण गुप्ता जी, थैंक यू पूर्व अभिषेक जी। मैं इस अवसर का फायदा उठाना चाहूंगा और जो आपने अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है ये 5 सर्टेनिटी वाली व्यवस्था है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है कि ना हम अपने संविधान का पालन कर रहे हैं, ना हम नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं। और ये चीज जो है हमारे नियम कानूनों में ही समाहित कर दी गई है, क्योंकि ये नियम कानून एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए बनाए ही नहीं गए थे। हमारे कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो अंग्रेजों ने इसे कोई सीक्रेट नहीं रखा था। उन्होंने इस बात को घोषित पॉलिसी के तहत बनाया था कि हमें ऐसा कानून बनाना है जिससे हम भारतीय गुलामों को कदम कदम पर उत्पीड़ित कर सकें, अपमानित कर सकें, शोषित कर सकें और उनमें हीन भावना पैदा कर सकें। उन्हें प्रक्रिया में उलझा कर कैसे हम न्याय से वंचित करें, ये सोच और चिंतन का विषय था। ये पीड़ा का और लज्जा का विषय है कि हमारे लोगों ने ये गुलामों के कानून ही अपने प्रजा पर थोप के रखे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भाई कमलानंद जी और हमारे वरिष्ठ भी और वो हमारी बात से श्री कमल टावरी जी हमारी बात से शायद सहमत हों, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हकीकत यही है। नियम कानून के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है पुलिस की, उसका पालन नहीं हो रहा है। विधिक जिम्मेवारी के तहत जो एफआईआर दर्ज करना चाहिए वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तब भी नहीं हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जिसका सम टोटल ये है कि पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। देयर इज नो प्लेजर डॉक्ट्राइन। इफ द कंटेंट ऑफ ए रिपोर्ट indicates that a cognizable offense has been committed, police is having no discretion but to register an offense. और कुछ प्रक्रिया में पुलिस जो है जांच कर सकती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जांच सीमित होना चाहिए whether the cognizable offense has taken place or not। क्या ऐसा हो रहा है? हमारा नियम कानून पुराने सेक्शन 154 के तहत कहता है कि यदि कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो तो उसे रजिस्टर होना चाहिए, और 155 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है तो भी उसे रजिस्टर होना चाहिए। पहले में एफआईआर होगी पहले और दूसरे में एनसीआर होगी। फिर पुलिस विभाग ने एक पूरा शिकायत विभाग कैसे खोल के रखा है। अरबी तो मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं केवल इसमें निवेदन ये करना चाहता हूं कि देयर इज ए नीड ऑफ ए सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो प्रेजेंट व्यवस्था के तहत संभव नहीं है। लिहाजा हमें 5-6 विंडो देना पड़ेंगी, इंक्लूडिंग 1 विंडो जिसमें एक वॉलंटियर बटन दबाने पर जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करे, और वो अकेला एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा, ही विल बिकम विटनेस टू द इंजुरीज,
he will become the witness to the scene of crime. तो उसके दो काम रहेंगे, एक FIR का रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड डिपोजिंग हिज ओन स्टेटमेंट आफ्टर विटनेसिंग इंजुरीज एज वेल एज सीन ऑफ क्राइम। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो वॉलंटियर गया है उसको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उसको कानून का कुछ जानकारी नहीं है, तो वो जब बटन दबाएगा तो एक लीगल एक्सपर्ट उसी ऐप में जुड़ जाएगा एंड ही विल बिकम द अगेन ए विटनेस टू द लीगल प्रोसेस। तो वो अपना ओपिनियन भी देगा और उससे जो है ना ओपिनियन मांगा गया और ओपिनियन दिया, इसका विटनेस भी देगा। अब अज्यूम करिए तीसरी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। भारत जो है ना विभिन्न लैंग्वेज का और डायलेक्ट का वो है, हो सकता है जो डायलेक्ट जो है कंप्लेनेंट बोल रहा है वो वॉलंटियर को समझ में ना आ रही हो, तो ही कैन प्रेस अनदर बटन और जो है एक भाषा का इंटरप्रिटेशन करने वाला विल रीप इन, और वो भी जो है ना उसमें अपना he will assist in registration of FIR and he will become the witness to the process of FIR. जी। अब FIR के बाद सवाल उठता है कि जो दूसरा बहुत बड़ा आज के समय जो समस्या आ रही है। जी जी, हरपाल जी आप अनम्यूट हो गए हैं, फिर से म्यूट हो गए। जी DGP साहब आप कंटिन्यू करिए। जी मेरे पास समय कम है तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मुझे बाहर जाना है, तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अब इसमें सवाल केवल FIR रजिस्ट्रेशन की नहीं है। आज आम जनता जो है 5 बड़ी विभीषिकाओं से जूझ रही है। वो विभीषिका है झूठी FIR दर्ज कराने, एग्जैजरेटेड FIR दर्ज कराने की। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं वो धन के प्रभाव में या राजनीतिक के प्रभाव में झूठी FIR दर्ज हो रही हैं और इसकी डिग्री 90% पहुंच गई है। The FIR which are registered, 90% of them they are either exaggerated or they are फर्जी, वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए है। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो कह रहा है कि हम आगे चल के 5 बड़े ऑफेंस बनाएंगे। तो झूठी FIR दर्ज करना एक बहुत गंभीर अपराध होगा, झूठे कथन देना एक बहुत गंभीर अपराध होगा। मैं पुलिस का DG इतने साल तक रहा हूं, मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूं, पुलिस वाला नाम और पिताजी का नाम और पता पूछ लेता है और अपने घर बैठकर जो है पूरा कथन लिखता है। नहीं तो no two individual witnessing anything can tell verbatim any incidents from sentence 1 to the last sentence। आप पुलिस की किसी भी विवेचना को देख लीजिए, शुरू से अंत तक एक ही शब्दों में लिखी हुई होती है, तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो FIR को तायद करने की जो पुलिस आज कथन को लिखती है अपने मन से, काल्पनिक कथन लिखती है, दिस विल आल्सो बी ऑफेंस। ऐसे ही जो है जो झूठी विवेचना की जाती है लोगों के हितों के साधने के लिए, दैट विल बी एन ऑफेंस। जो वकील सब जानते हुए झूठी बहस करता है, झूठी बहस विल बी एन ऑफेंस और उसका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा। इन 5 ऑफेंसेस को परजरी के 5 अपराध माना जाएगा। तो पहला FIR, झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन पुलिस के द्वारा लिपिबद्ध कर लेना, और चौथा जो है झूठी विवेचना करना, और 5वां झूठी जरह करना। इन्हें करने वालों के लिए ये बहुत जघन्य अपराध होगा। इसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा जाएगा, इसमें नौकरी जाने का और लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी होगा, और इसमें जेल में सड़ने का प्रावधान। 21 टेक्नोलॉजीज का यूज करके अधिकतम 15 दिन में एक डिजिटल चित्रगुप्त पुलिस के सपोर्ट में रहेगा, वो ऐसे साक्ष्यों को संकलन कर पाएगा जो हमारी पुलिस, जिसका मैं DG था, सोचने की हिम्मत और औकात नहीं रखती है। वो एविडेंस कैप्चर होंगे और हैश वैल्यू से लॉक होंगे। इसके बाद आज जो आप वर्षों बरस 35 साल जो अंग्रेजों ने प्रक्रिया ही इतनी घटिया बनाई है, जिसमें कि आपको न्याय ना मिले, न्याय से कैसे वंचित रखा जाए, उसके बजाय जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा। हर व्यक्ति अपने घर के कंफर्ट से ही अपनी गवाही दे पाएगा।
और अधिकतम 30 दिन में, अधिकांश केसेस में तो 3 से 7 दिन में न्याय मिलेगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और वो भी न्याय, तो न्याय हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब कैसे न्याय मिल जाएगा हमें, हमारे आंखों के सामने कोर्ट में बैठा हुआ मुंशी सबके सामने घूस खा रहा है। तो मिस्टर मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? आप कैसे हमें न्याय दिलाएं? तो मैं उनको इसी को जो है हम विस्तार से सुनना चाहेंगे किसी दिन, इसके लिए पूरा, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत विषय है। इसके लिए मतलब हम आपसे समय चाहेंगे किसी दिन, आपको ये पूरा प्रक्रिया हमें समझानी पड़ेगी हम सभी को, और बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। न्याय कैसे बस प्राप्त करें। मैं तो आपसे एक निवेदन, आप यदि जी कहें तो कर लूं। क्या जी जी, आप तो अपनी इसको मीटिंग का आज शुरुआत, आज एक जो मिनट, है मैं हरपाल आपसे जी। एक प्रश्न पूछ रहा हूं। अरे भाई साहब, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पूछ लेने दीजिए ना। जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या जो आप रोज मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग की शुरुआत अच्छे भारत के संकल्प के साथ कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको अच्छा भारत पाने का हक है, अन्यथा आपको अच्छा भारत पाने का कोई हक नहीं। सभी लोग संकल्पित हैं। नहीं, ये संकल्प जो है आपको हर दिन दोहराना है, क्योंकि आप हर दिन मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे जी उसमें जो है ना, हर रविवार को दोहराना है, क्योंकि हम रविवार को मिल रहे हैं। जी जी तो जी, जितनी बार बिल्कुल हम किया मिलेंगे, जाएगा। हम अपने संकल्प को दोहराएंगे और संकल्प की शक्ति को जो है ना, शक्ति देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, जिससे हमारा संकल्प प्रतिदिन जो है ना बलवती हो। ये कहने बिल्कुल से काम बिल्कुल नहीं चले, ये कहने किया से जाएगा। काम नहीं चलेगा कि हम तो संकल्पित हैं। बस इसी प्रार्थना बिल्कुल। के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, अरे जय बड़े भारत, वाला वंदे मातरम, जय गुरुदेव। गुप्ता तो जी, मैं बहुत गुप्ता जी बहुत एक मिनट धन्यवाद। में, मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं आपसे गुप्ता जी। जी जी जी, पूछिए। ये हरपाल जी। भारत में जो जुर्म होते हैं, जो एफआईआर दर्ज होती है, कितने प्रतिशत उनको सजा होती है? भारत में जो मुजरिम होते हैं कितने प्रतिशत? आ, सजा भी बहुत कम होती है, और मुझे संदेह है कि मुजरिमों को होती है। ज्यादा सजाएं निर्दोषों को होती है। तो ये 78 साल से हम क्या कर रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10-15% से ज्यादा नहीं होती हैं, कभी 7% भी रह जाती हैं। मैंने मैं इसके ये कह बारे में कुछ रहा हूं, काम किया। जिस परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग निर्दोष हैं जिनको सजाएं होती हैं। बस मैं इतनी तो प्रार्थना कर रहा हूं। 78 साल से हम कर क्या रहे हैं? आपसे जो बात होंगी आगे इस पे भी विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, हाँ, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। धन्यवाद हाँ, हमें हो गया। मैथिली शरण जी। तो जी अब मैं हरपाल जी से आग्रह करूंगा कि हरपाल जी आए और जो आज का विषय है जिसके लिए ये कार्यक्रम है उसको प्रस्तुत करें, और फिर इसके बाद आपके पास वही 25 से 30 मिनट है, और इसके बाद प्रश्न उत्तर हो जाएगा। आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी। धन्यवाद बहुत बहुत सभी साथियों का स्वागत। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी जो गुप्ता जी बोल रहे थे कि 78 वर्षों से हम ये जो चल रही आ रही व्यवस्था है, इसमें अब ऐसा परिवर्तन होगा, ये 3-4 दशकों से तो हम भी सुन रहे हैं, है ना? बात ये नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि आज एक गरीब व्यक्ति को कैसे शाम को भोजन मिले, उसके बच्चे कैसे शाम को भोजन कर सकें, उनके जो हक अधिकार हैं वो स्कूल में सही मिल सके, विद्यालयों में उनका स्वास्थ्य, उनका अस्पताल में सही इलाज हो सके। हम 78 वर्षों से ये कह रहे हैं कि हम अभी बदल देंगे, अभी कर देंगे, अभी हो जाएगा। तो मेरा इसमें जो दूसरी सोच है वो ये है कि मैं ये कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो कैसे दी जाए। वो देने के दो माध्यम हैं। एक माध्यम सरकारी माध्यम है, जो उसकी जो कहीं जो काम अटका हुआ है उसको कोशिश की जाए करवाने की, और दूसरा माध्यम व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए मैं अधिकतर जो विषय कार्य होते हैं वो व्यक्तियों के समस्या के समाधान की कोशिश करता हूं, जिसमें के सामान्यतः बुधवार को एक हड़ताल की चौपाल लगती है, और इसको 2 दशक के आसपास मैं कह सकता हूं इसकी जो प्रक्रिया है वो समय समय पे बदलती रही है। और इसमें लगभग अभी 5-6 साल से तो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं इसको।
और कोरोना के बाद से ही और कोरोना से ही, तो उसमें हरपाल की चौपाल में देखा जा सकता है 20-30 व्यक्तियों से लेकर 100 व्यक्ति तक भी हर बुधवार को आते हैं। सतप्रकाश भाई भी इसमें कुछ साथियों को लेके 1-2 बार आए हैं। तो उसमें जो हमारे मेन काम होते हैं वो होते हैं उनके राशन कार्ड बनवाना, पहचान पत्र बनवाना, प्रमाण पत्र बनवाना, अस्पताल में इलाज करवाना, उनके पेंशन बनवाना। इस तरह के 20 तरह के कार्य होते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य उनके हों। और ये जो प्रक्रिया थी पहले 10-20% होती थी, जो अब बढ़कर मुझे लगता है कि 70-80% तक समस्याओं के समाधान या तो पूर्ण रूप से हो जाता है या आंशिक रूप से हो जाता है, उनको उसकी मदद मिल जाती है। तो ये तो नहीं कहूंगा मैं कि उसमें कोई कानून बदलवाने की जरूरत थी। कानून तो बदलवाना एक अलग चीज है, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह के कार्य हैं जो हम एक गरीब व्यक्ति को, कोरोना काल में लगभग 5,000 महिलाओं की पेंशन रोक दी गई। 50 महिला मेरे पास आसपास से आई। हमने 6 महीने में 6 बार उनके पत्र ऑनलाइन भेजे 45 महिलाओं के, और उनमें उन अधिकारियों ने यही लिख के दिया कि ये महिला अपने घर पर नहीं मिली, इन महिला का घर नहीं मिला, ये महिला वहां नहीं रहती हैं। 45 महिलाएं लगभग। हमने 6 पत्र भेजने के जवाब आने के बाद मेरे बेटे ने हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि ये 45 महिलाएं हैं, कोरोना काल में 6 पत्र भेजने के बाद इनको पेंशन नहीं दी जा रही है, और ये महिलाएं जिस पते पर पेंशन बनी थी उसी पते पर आज भी रहती हैं, आप जांच करा लें। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा आपने ठेका ले रखा है सारे समाज का, आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा लेके आओ, आप अपने जमीन के कागज लेके आओ, आपने क्या किया है, कितने लोगों की मदद की है। मेरा ये कहना है कि ये सिस्टम जो अभी गुप्ता जी बोल रहे थे ना, ये पूरा हमें स्वतंत्र करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी संभावनाएं हमें ढूंढनी पड़ेंगी जब तक ये कानून ना बदले। तो उस माननीय न्यायाधीश ने कहा वो सारा जो हमारा विषय था सब दबा दिया गया, किसी की पेंशन चालू नहीं की गई, बल्कि मेरे से ऊपर मेरे को एक दबाने के लिए। ये कैसे किया? गुजरात के वो न्यायाधीश थे, 19 की बात है, चीफ जस्टिस दिल्ली थे, तो वो सब शासन प्रशासन के द्वारा मेरे खिलाफ उनको इतना भड़का दिया गया, हमारे सामने भी भड़काया और पीछे से क्या कहा होगा पता नहीं, हमें एक तरह से उग्रवादी घोषित कर दिया गया। बोले जी ये तो ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ऐसे। मेरा ये कहना है कि जब समाज में कोई व्यक्ति काम करता है तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, करना चाहिए। और ये किसी ने हमें कहा नहीं था, हम खुद कर रहे हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो परेशानी भी आएंगी। तो ऐसे ऐसे काम मैं कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन के कोरोना के बाद हमने ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर जारी किया कि आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, हम उसका समाधान व्हाट्सएप पे ही करके भेजेंगे। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी 2 महिलाएं हैं पंजाब की जिनकी जमीन उनके नाना नानी से कभी आई थी, मिल ही नहीं रही थी। तो ऐसे 10-20 उदाहरण दिए जा सकते हैं जो दिल्ली से बाहर के भी कुछ करवाए, और यहाँ के तो बहुत कई हजार जो विषय थे, कार्य थे, उनमें अधिकतरों में सफलता मिली। उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो थी पेंशन वगैरह की, ये तो रहा सामान्य व्यक्ति की बात। अब मैं बात करूं कि एक विषय मैं और इस्तेमाल करता हूं कि मैं अखबार पढ़ता हूं सुबह सुबह, और उसमें कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका निवारण बहुत समय से नहीं हो रहा है। तो औसतन 2-4 समस्याओं को 5 भी ले लेते हैं, कई बार कम ज्यादा होती रहती हैं, तो उनकी हम कोशिश करते हैं कि उन से संबंधित विभागों को उसको भेजा जाए राज्य में और उस पर कार्रवाई की जाए। इसका उदाहरण मैं एक बताऊंगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक कार आगे रोड, पुल के बाद रोड बना ही नहीं था और वो कार उसमें गिर गई जाके। तो किसी ने कहा गूगल की गलती थी, किसी ने कहा किसी की गलती थी। मैं उसके तह तक गया तो वो रोड का 2 साल से आधे रोड का बजट ही पास नहीं हो रहा था। गूगल की भी गलती हो सकती है और भी बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आधे रोड का बजट आपने पास कर दिया, आधे का पास नहीं किया। उसका कारण भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन ये सरकार की लापरवाही थी। क्योंकि हमारे देश में फिर बात आती है अंग्रेजों की या जो व्यवस्था चल रही है,
जिम्मेदारी जवाबदेही नाम की कोई चीज अभी तक तय ही नहीं हुई है, प्रधानमंत्री से लेके और मंत्री तक और संतरी तक। इस पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी, और मनमोहन सिंह के कार्यालय में भी जो कर्मचारी नियुक्त थे, दोनों विभागों में जिम्मेदारी जवाबदेही पहली बार मैंने नियुक्त करवाई थी, जो उन्होंने मुझे लिख के दिया था। कितनी जिम्मेदारी तय हुई वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे, दोनों ने लिख के दिया था कि हमारे कार्यालयों में ये, मगर ऊपर से दिल्ली के राज्य में बात करें तो ऊपर से जिम्मेदारी तय कराते हैं। कई साल के प्रयास के बाद दोनों ने मुझे लिख के दिया था कि ये कर्मचारी मेरे कार्यालय में है, ये कर्मचारी की ये जिम्मेदारी है, ये है। तो लेकिन वो 2 की तो हो गई, लेकिन आज तक कानूनी रूप से उपायुक्त जो होता है जिले का, जिसको डीसी भी कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर नाम ले सकते हैं उनका अलग अलग, उनकी जिम्मेदारी कि मैं एक राज्य में 10-10 पत्र लिख चुका हूं कि उनकी क्या जिम्मेदारी जवाबदेही है बताई जाए, तो उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नाम की कोई चीज अभी तक तय ही नहीं है। हर बार अलग अलग पत्र दिए जा रहे हैं। एक दूसरी में जिम्मेदारी जवाबदेही का अभाव। एक तीसरा जो मैं विशेष प्रयास करता हूं, मैं बहुत से राज्यों में जा चुका हूं, अधिकतर राज्यों में देश के में जाता हूं भ्रमण के लिए, वहां पर मैं कुछ समस्याएं देखता हूं तो वो उसका प्रयास करता हूं। इसके 2 उदाहरण दूंगा। मैं 2015 में जयपुर में किसान बैठक में गया। वहां पर जाके, वहां की एक फूलेबाई मंडी है जयपुर में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी उस टाइम बताई जा रही थी। तो उसमें मैं गया देखने, जहां भी जाता हूं तो आसपास की बैठक में गए, जहां भी गए तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आसपास के क्षेत्र को घूमा जाए, देखा जाए, कुछ समस्या वहां की आए। तो मैंने देखा वहां पे किसान शेडों पर आड़तियों ने कब्जे कर रखे हैं। किसान अपनी फसल जो है 2-4-5 किसान कहीं कहीं रख के बेच रहे हैं, बाकी सब आड़तियों के पास मजबूरी में जा रहे हैं। मैंने प्रयास किया 15 से लेकर 21 तक, मैं 29 शेड खाली कराने में कामयाब रहा। लेकिन 23 में भी और 25 में भी मैं अभी भी गया वहां पर। उसके बाद मैं 5-7 बार जयपुर जा चुका हूँ, 4-5 बार। तो मैंने देखा मुझे लिख के दे देते हैं 29 शेड खाली हो गए, एक बार वो खाली करा देते हैं, फिर दोबारा आड़ती कब्जा कर लेते हैं। तो वो आज भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से वाराणसी का एक मैंने विषय लिया। प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है उसमें पहाड़िया मंडी है, उस पर भी मैं 5-6 साल से प्रयास कर रहा हूँ और 3-4 बार मैं जा चुका हूँ वहां पर। वहां पर तो किसानों के जो शेड थे वो आड़तियों को ही अलॉट कर दिए गए हैं। देश में अधिकतर मंडियों में 6000 कितनी बड़ी मंडियां बताई जाती हैं, मेरे पास भी 150 की लिस्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर मंडियों में किसान शेडों पर आड़तियों के कब्जे हैं। तो इसमें मैं 10-12 में खुद जाके मैंने देखा है और उस पर कार्रवाई की है। तो वो कब्जे जो शेड थे वो अलॉट ही कर दिए गए आज से 20 साल पहले, और किसी ने कुछ नहीं कहा वहां पर इस बारे में। किसानों के तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है, शायद ही कोई किसान आंदोलन, शायद नहीं, मतलब 20 किसान जो अपने संगठन है, मैं उनको ये जानकारी दे चुका हूं, बता चुका हूं। और उसका जो उदाहरण है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले मैं वहीं वाराणसी में गया, आम का सीजन था। आम की जो फसल है वो खेत से खरीदी जा रही थी, लगभग 15 रुपए के आसपास, कहीं 13 भी कहीं 17 भी, और वो दलाल या जो उसका बिचौलिया था वो मंडी लेके आके उसको 25 से 30 में बेच रहा था, और वहां से 10 रुपए के आसपास उसको वो हो रहा था फायदा 2 से 3 दिन में। किसान को जितना पैसा 15 रुपए मिल रहा था 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल के कार्य करने के बाद, व्यापारी को 10 दिन में 10 रुपया बढ़ रहा था। और आड़ती जो था वो 2 से 3 दिन उसको रखता था, मसाला लगाता था, गरम उसको पका देता था, वो भी 15 रुपए कमा रहा था, और फुटकर भी लगभग 15 रुपए। 60 रुपए में वो आम जो है मार्केट में आ रहा था। मैंने पूरी अच्छी तरीके से वो किया। मेरा ये कहना है कि कारण क्या था कि आज किसानों में इतनी हिम्मत नहीं है। चंडीगढ़ में
और बहुत सी मंडियों में मैं जाके वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, मैंने चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग की कि आप अपने माल को अपने आप क्यों नहीं बेच सकते। तो बोले हम तो बात नहीं कर सकते, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस बारे में आपसे तो हमारा माल नहीं बिकेगा, हमें वापस उठा के ले जाना पड़ेगा। किसानों की ये हालत है आज देश में। इस एक जो ऐसी जो विषय बताऊंगा, एक असम और मेघालय में एक जगह है खानापाड़ा, वहां भी मैं एक भ्रमण के लिए किसी संस्था, शोध संस्था के कार्यक्रम में कुछ दिन के लिए गया। तो वहां पे मैंने देखा एक भारत, असम और मेघालय की जो बीच की सीमा है, उस वो एक रोड का फुटपाथ है, एक तरफ असम है एक तरफ मेघालय है, और उस फुटपाथ की ऊंचाई कहीं तो 2 फुट कहीं 2.5 फीट, कहीं ऊंचे नीचे काफी दूर तक, मतलब 50 किलोमीटर तक शायद। और उसमें कोई आदमियों के गुजरने की इधर से इधर कोई व्यवस्था नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है? तो बोले जी ये असम है, ये मेघालय है, और यहाँ पर तो ये दो अलग अलग राज्य हैं, तो इसमें हम इसको तो बीच में हमें मजबूती करनी पड़ेगी। ये मैं लिखित में जो मुझे बात वहां से मिली वो मैं कर रहा हूँ। 6 साल के बाद मैंने वहां पर प्रयास करके और वहां पर अंडरपास की, मेरे पास अभी 1 महीने पहले पत्र आ गया है। इसी प्रकार से जो हाईवे देश में बन रहे हैं, एक दिल्ली से आगरा हाईवे है, किस नाम से है, और अभी हमारे यहाँ से एक फेरीवेल हाईवे बना है जो दिल्ली के चारों तरफ है। उन दोनों हाईवे को पिछले 5 साल से या 7 साल से जोड़ा नहीं गया है आपस में। अगर उस पे एक दूसरे को उतरना हो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उनको जोड़ा नहीं जा रहा है। और मुझे ये लिख के दिया गया कि ऐसे कोई नियम नहीं है इनको जोड़ने का। फिर आगे बात हुई, फिर पत्राचार हुआ, तो फिर नीचे वाले ने कहा कि तो ऊपर वाले की जिम्मेदारी थी जोड़ना। ऊपर वाला कह रहा है तो नीचे वाले को जोड़ना चाहिए था, जबकि जो बाद में बना उसको जोड़ना चाहिए था। तो अब उसके भी आदेश हो गए हैं। 5 साल के, लगभग 5 साल के बाद मुझे लिख के आ गया कि हम इसको बनाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं इस पे कार्रवाई ना करता तो हो सकता है 2-4 साल के बाद अपने आप भी हो जाता। लेकिन 78 वर्षों से असम और मेघालय की सीमा का वो बॉर्डर, जो एक फुटपाथ था, आसपास से आदमियों को जाने के लिए नहीं दिया गया, 78 वर्ष उसमें गुजर गए, तो ये छोटी बात नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। नियम कानून की बात अगर हम करें तो मैं पर्यावरण पे भी कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ। कोरोना में मैंने सरकार से पूछा कि भाई आपके पास ऑक्सीजन की क्या जानकारी है, व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए, पर्यावरण में कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने बता दिया, व्यक्ति में तो उंगली पे लगाओ तो वो आ जाता है कितनी आपके अंदर है। लेकिन पर्यावरण में ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार ने मुझे 5 साल के बाद ये लिख के दिया कि पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये बात, ये बात, ये बात, और उसके नीचे ये लिख दिया कि ये जानकारी हम इंटरनेट से उठा के आपको दे रहे हैं, हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। ये ताज्जुब की बात है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है और पर्यावरण में ऑक्सीजन की जानकारी सरकार के पास ना हो तो छोटी बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने कहा, मेरा बेटा वकील है तो उसने भी पत्र लिखा, बेटी ने भी इसमें मेरी मदद करते रहते हैं। और जो पत्र इंग्लिश में आते हैं, मैं तो अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ तो ज्यादा समझ नहीं पाता, तो वो फिर उनका जवाब एक तरह से अंग्रेजी में जानकारी लेना देना करते हैं। तो मुझे बच्चों को लिख के दिया गया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें नापने की जरूरत ही नहीं है। तो यार हम कभी नहीं नापेंगे। ऐसे मेरे पास 5 पत्र लगभग आए। तो खैर वो तो जो बात कह रहे थे वो ठीक है, वो मशीन भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मंगाएंगे। तो वो मशीन मैंने अमेरिका से मंगाई, और मैं 6 विदेश देशों में जाकर पर्यावरण में ऑक्सीजन नाप चुका हूँ पिछले 3 साल में, 6-7 में। और देश के भी लगभग 15 राज्यों में नाप चुका हूँ। पर्यावरण में ऑक्सीजन जो है 21% की बजाय दिल्ली में तो 20.3 हो जाती है जब प्रदूषण बढ़ता है, 20.4 भी रहती है। और अधिकतर राज्यों में और देश में, सिंगापुर में कुछ ज्यादा थी, 20.9 के आसपास शायद रही है, 20.8, बाकी 20.10 भी थी। बाकी पूरे देश में 20.3 से लेके 20.6 तक रहती है। कल भी मैं हैदराबाद गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसकी बात करें पहाड़ों पर, तो
मैं लेह लद्दाख भी मैंने नापी है, इसमें कोई खास फर्क नहीं आता। पहाड़ों पे ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। मैं अभी 1 महीने पहले लेह लद्दाख से भी ऊपर चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वहां भी शायद 20.5 और 20.6 है। तो ये जो भ्रम है कि पहाड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस चढ़ते हैं, गाड़ी नहीं चलती है, तो ये भ्रम भी उस मशीन के जांच के नापने से टूटा है। ये सारी कार्रवाई, इसकी सच्चाई क्या है ये तो मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो मैं ये बता पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं वो भी कोशिश करता हूँ, ऐसे जैसे मिठाई है, अगर आप मिठाई पर जो चांदी का वर्क लगता है उस मिठाई की बात करें तो वो 2015 तक वो शाकाहारी नहीं होता था। वो कैसे बनता था नेट के ऊपर सब उपलब्ध है, और मैं तो ये कह सकता हूं कि शायद 1% भी वो शाकाहारी नहीं बनता था, 1% भी। और किस तरह से बनता था शायद मैं बताने की स्थिति में भी नहीं हूं, नेट के ऊपर ये सब उपलब्ध है। तो मैंने उसका 10 साल प्रयास किया और 2016 में वो आदेश बनवाया, वो मेरे नाम से आदेश बना कि, और सरकार ने पहली बार मुझे उसमें एक धन्यवाद कहा था कि आपने ये प्रयास किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपने, और हमने ये कानून बना दिया है। वो बात हाई कोर्ट तक भी गई और जो बनाने वाले थे उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क भी किया, तो उन्होंने जो बात की तो उससे मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ की मशीन आती है, 4 करोड़ की मशीन आती है, हम कहाँ से लाएंगे, आपने आदेश तो करा दिया, आदेश कराने में क्या जाता है आपका, अब हम परेशान हैं, बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे, ये बात। तो खैर वो, तो उससे अंदाजा लगा कि उससे पहले शायद ये मांसाहारी ही बनता था। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग विषय हैं, ऐसे मैं लगभग 250 विषयों पे काम कर रहा हूँ, 250। मुझे 10 से ज्यादा भी ध्यान नहीं है, लेकिन अगर रिकॉर्ड में आप नेक्स्ट पे बात उस पर लिखित में लिस्ट मांगेंगे तो मैं आपको ऐसे 250 विषय दे सकता हूँ जो मैंने अखबार पढ़ के, उन राज्यों में जाके, और यहाँ समस्या देख के। आपकी जानकारी में होगा कि पंजाब सरकार ने अभी एक कानून बनाया है जो, जिसपे मैंने पहले कभी पत्राचार नहीं किया था, कि बच्चों को नशे के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम अनेकों प्रकार की ये बात करते हैं कि जो मतलब स्कूल विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, तो बच्चों से कोई उनके हक अधिकार के बारे में, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही के बारे में कोई भी इस तरह की बात नहीं पढ़ाई जाती, और जो पढ़ाई जाती है वो समाज में कहीं काम नहीं आती है किसी रूप में भी, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं। जो 10वीं 12वीं तक की जो पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूं, तो अनेक प्रकार की आचार संहिता की बात हम करते हैं, देश में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, नागरिक आचार संहिता क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी आचार संहिता क्या होनी चाहिए, अध्यापक आचार संहिता क्या होनी चाहिए, 20 तरह की ऐसे पर्यावरण पर्यावरण पे आचार संहिता क्या होनी चाहिए। जो ड्राइवर हैं आज के दिल्ली में, क्या देश में जो बहुत सी समस्या है यातायात की, उनका एक कारण है कि जो ड्राइवर हैं उसमें उनको अपने हक अधिकारों का तो ज्ञान है ही नहीं, जिम्मेदारी जवाबदेही तो बिल्कुल नहीं जानते। सब सिर्फ मैं निकल जाऊं, बाकी कुछ भी ना हो, जिससे कि मैं पहले और सबको वो फंसा देते हैं। तो दिल्ली की जो बात करूं मैं, पर्यावरण जो प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, इसके 20 विषय हैं मेरे पास, ऐसे इससे भी ज्यादा मैं कह सकता हूं जो तथ्यों के आधार पर है। यातायात पुलिस की अगर हम बात करें तो उसी पुलिस को तो यातायात पुलिस में भेज दिया जाता है, उसी पुलिस को थाने में डंडा मारने के लिए भेज दिया जाता है, उसी को नेताओं की सुरक्षा में भेज दिया जाता है। तो वो पुलिस वाले की जिम्मेदारी जवाबदेही क्या रहेगी। तो इसमें 2 साल पहले कुछ दिल्ली पुलिस के यातायात पुलिस की ट्रेनिंग आरंभ करवाई गई थी, तो उन्होंने कुछ देना मुझे लिख के दिया, बाकी तो क्या किया उन्होंने ये तो नहीं पता, मुझे लिख के दिया कि हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब एक दिन मैं मांग ये कर रहा था कि पूरे देश में गूगल के ऊपर हम देख सकते हैं कहाँ पर यातायात जाम है, कहीं पर नहीं है, तो इसको हम क्यों ना दिल्ली के एक, मैं जिन विषयों पे बोल रहा हूँ इन पे खाली समस्या नहीं बताता हूँ उनको, मैं उनको समाधान भी बताता हूँ। और तो मैंने प्रदूषण के बारे में बताया कि आप गूगल के ऊपर मुख्यालय में किसी साथी का माइक खुला हुआ है शायद, मेरी आवाज आ रही है?
नहीं, किसी की माइक नहीं। अच्छा, बीच में कुछ आवाज सी आ रही थी। तो मैं इन सभी विषयों पर मैं खाली समस्या नहीं बताया करता, समस्या में किसी विषय की भी नहीं बताता, मैं उसका समाधान बताता हूँ अपनी तरफ से, जितनी मेरे में समझ है, जितनी मेरी सोच है उसके अनुसार। और उसमें सबको समाधान, मुझे अपने समाधान अच्छा लगता होगा, हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत हो, तो ये भी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा पुलिस मुख्यालय में बैठ के अब देख सकते हैं कि कहाँ पे जाम है, आप वहां पर खुद अपना फोन करके बताइए कि वहां का जो जिम्मेदारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको बताइए। तो 2-4 साल तो कहते रहे देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, फिर काम हमने शुरू कर दिया है जी ये। जब ज्यादा पत्राचार जाता है, आरटीए लगा देते हैं, क्या काम किया, क्या जवाब दिया, क्यों नहीं किया, कब किया, कैसे किया, तो फिर वो लिख के देने लग जाते हैं। लेकिन आप किसी पुलिस वाले से जाके पूछेंगे भैया जाम लगा हुआ है, खुलवा दो ना, बोला ऐसा ही चलता है यहाँ तो। ऐसी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर रखी है मैंने। तो ये जब ऐसा ही चलने वाली बात आती है, तो उनका जो हक अधिकार है लोगों का, वो कहाँ पूरा होगा। मुझे कुछ ज्यादा बोलना बोलना आता नहीं है, और ना मैं इसमें कुछ ज्यादा और बता पाऊंगा, लेकिन जो काम है मैं आपको ये कहता हूं कि आप किसी दिन भी एक दिन समय रख के आइए, और या इन विषयों की जानकारी जिन पे मैंने कुछ 20-30 विषय ऐसे भी हैं जिन पे समाधान भी हुआ है, तो उन विषयों को मैं भेज सकता हूं आपको, और आप उसको देखिएगा। इसमें और बहुत से ऐसे 50-100 विषय ऐसे हैं जिन पे बात आगे बढ़ी है, कुछ समस्या के समाधान हुआ है, तो ये विषय कम नहीं है। मैंने कुछ विषय रखे थे निकाल के, लेकिन इन पे अब एक मैं जानकारी दूं कि जो गरीब व्यक्ति, विधवा, अपाहिज, बुजुर्ग आवेदन करते हैं, कोई विधवा, बगैर विधवा महिला के कोई ऐसा नहीं है कि विधवा नहीं है और वो आवेदन कर देगी। शायद हो सकता है 1-2% कोई ऐसा होता हो, वो भी अधिकारियों की मिली भगत से, लेकिन 20 से 30% फार्म हर साल विधवा के निरस्त होते हैं। कोई अपाहिज ना हो और अपाहिज का आवेदन कर दे, ऐसा भी मुझे संभव नहीं लगता, या बूढ़ा हो तो बूढ़ा ना हो के बूढ़े का कर दे। तो ये 1-2% होता है, अधिकारियों की मिली भगत से संभव हो सकता है वो भी देश के किसी राज्य में, लेकिन राजधानी में भी ऐसा हो रहा हो तो ये अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बिगर विधवा के, बिगर सेटिंग के भर देती हो। लेकिन 30% आवेदन जो है वो निरस्त होते हैं। पहले ये 45% तक होते थे मेरे पास, 2010 से लेके 15 साल का अब तक का रिकॉर्ड मौजूद है। अभी भी वो 27%, 20%, 30% ऐसे हर एक उसमें अभी 2025 में अगर हम जुलाई की बात करें तो पिछले साल के निरस्त हुए हैं। तो वो क्यों निरस्त हुए हैं? भ्रष्टाचार के कारण निरस्त हुए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, यहाँ इतने विषय हैं। मैं तो यही कहता हूं कि एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से काम करता है, अपनी सोच, अपनी समझ के बारे में मैंने लिखा था, शायद वो लगाया नहीं है मेरे पास। ये मैं ग्रुप में भी, ये नंबर हट गया है मेरा, तो मैं चाहूंगा वो लगा दिया जाए। मैंने कुछ लिख के भेजा था, वो भी डाल दिया जाए तो अच्छा है। तो वो करता है अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो करना चाहिए, एक दूसरे का उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दूसरों के कार्यों को देखकर मतलब सहमत नहीं होते हैं और उसमें कुछ कमियां निकालते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, मैं कहता हूं कि उनमें सुधार की आवश्यकता है। जो करने वाले हैं उनको एक साथ जोड़कर, आप जैसे अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, मैं वहां नहीं आ पाया तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो जो व्यक्ति किस विषय में काम करना चाहे, उस व्यक्ति उस विषय की जानकारी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, जो तथ्य मेरे पास हैं। तो उन व्यक्तियों को अलग अलग विषय अनुसार जोड़ा जाए, और विषय अनुसार जोड़ के हम उसको आगे आगे काम करें तो अच्छा रहेगा। ये जो प्रयास है सराहनीय है। मैं इसी उसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आप कुछ पूछना चाहें तो कोशिश करूंगा, मैं जितनी मुझे जानकारी है वो मैं दे पाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी। आपने तो बहुत विस्तार से सारे विषय रखे, और साथ ही साथ आपका अनुभव जो है वो हमारे वो सभी साथी जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। मैं आपकी चौपाल में आऊँगा दिल्ली में। अभी मैं नहीं हूँ, मैं आता हूँ तो आपके यहाँ भी आऊँगा। सत्य प्रकाश जी भी शायद आए। तो
अभी मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जिसके जो प्रश्न है हरपाल जी से, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और कोई अगर विषय है तो उसको रख सकते हैं। तो सभी साथी बारी बारी से अपना हैंड रेज करें और प्रश्न पूछें। तब तक मैं हरपाल जी से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। हरपाल जी, जो आपने आड़तियों का विषय बताया और जो मतलब बताया कि किस तरह से आड़ती मंडी में किसानों का से कब्जा कर लेते हैं और बाकी उनका शोषण करते हैं, आधा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट खाते हैं, और एक तरह से लामबंदी और लॉबी द्वारा किसानों को धमकाते भी रहते हैं। तो जो आड़तियों के विषय में जो आपने काम किया है, अभी हमारे कई सारे साथी सहकारी के विषय में काम कर रहे हैं। तो सहकारिता में एक पक्ष मार्केट का भी है, और मार्केट की जब हम बात सोचते हैं तो मंडियाँ आती हैं और आड़तियाँ भी आते हैं। तो क्या समाधान, क्योंकि आप समाधान भी सोच के आपने रखे हुए हैं, तो ये आड़तियों की समस्या का और जो आ, मतलब एक बोलते हैं कि मीडिएटर और मध्यस्थ और दलालों की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारे किसानों में आत्मसम्मान होना चाहिए कि वो अपने हक अधिकार के लिए खड़े हों। वो चंडीगढ़ के जो किसान हैं, सरदार किसान, बहुत मतलब सरदार कौम को बहुत ही क्रांतिकारी कौम कहा जाता है भी। लेकिन चंडीगढ़ में मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली जब मैं उनके फसल के आड़ती में गया, मंडी में गया, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देंगे या कह देंगे कि हम अपने आप बेचना चाहते हैं, तो हमारा माल यहाँ बिक नहीं सकता, हम अपने माल को हमें ही भगा देंगे यहाँ से। तो मेरा कहना है कि पहले तो व्यक्तियों को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि व्यक्ति जागरूक तब होंगे जब हम उनको उनका हक दिलाने में सफल हों। हम कहें कि आप लड़ो जी, आपको हक मिलेगा, तो कोई आगे आने वाला नहीं है। स्थिति बहुत बदल चुकी है। तो मेरा ये कहना है, जैसे जयपुर में मैंने 29 शेड खाली करा दिए, लेकिन उनको खाली कराने में दोबारा से उन्होंने फिर बैठ गए वो आड़ती। अभी हम एक बल्लमगढ़ की बात करें, 1-2 महीने पहले की बात है, वहां पे उन्होंने जेबीसी मशीन चला के पूरे जो आड़तियों के शेड वेड थे, गलत जगह बैठे हुए थे, वो सब हटा दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर बैठ गए वो। तो मैं तो अकेला हर एक जगह जाके बैठ नहीं सकता। वहां के व्यक्तियों को मैंने जोड़ा, जयपुर के व्यक्तियों को 10 को जोड़ा कि भाई आप इसके बारे में बोलिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। यहाँ के जो व्यक्ति थे बल्लमगढ़ के, वहां के एक शर्मा जी हैं, वो उसमें सक्रिय हैं, वो डीसी वगैरह से भी मिलते रहते हैं, लेकिन बेचारे खुद जाके खड़े नहीं हो सकते, बुजुर्ग आदमी है कि उनसे जाके लट्ठम लट्ठा हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो किसानों के शेड हैं पूरे खाली हों पहले। अब वो खाली कैसे हों, या तो व्यक्ति, वहां के व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले, कागजी कार्रवाई जो जहां जहां मैंने की है, जयपुर में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और चंडीगढ़ में है। ये जो कृषि मंत्री अभी है वो भोपाल का ही रहने वाला है, तो उसको उसको मैंने ज्ञापन दिया एक मीटिंग में, उसको बताया सारी बात कि तुम्हारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो वो उसके कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि कभी से हो रहा है, अब कौन बदलेगा इसको, कैसे बदलेगा, तो मजाक उड़ाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाधान ये है कि हम उनको खाली कानूनी रूप से कराएं, और फिर किसानों को कहें कि आप वहां पे अपना सामान बेचो, आपका ये हक अधिकार है। तो इसका समाधान का शुरुआत हो सकती है। जी, ये जो किसान संगठन और किसान संगठनों का सब चीजों पे क्या रोल है, और क्या मतलब मैंने 10 किसान संगठनों को ये बात मैं पिछले लगभग 10 साल से भेज रहा हूं, जो बड़े किसान संगठन है, नाम उनका शायद नहीं लेना चाहिए। 10 किसान संगठनों को मैं 10 साल से भेज रहा हूं, और कि ये बात है, ये समस्या है, ये समस्या है। उनके लिए ये समस्या नहीं है। बड़े किसान संगठन, जो बड़े किसान संगठन हैं, या तो वो उनमें से आधे से ज्यादा तो सीधे तौर पे आड़ती हैं वहां पर मंडी में, वो उस बात को नहीं उठाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत से किसान संगठनों में जो पदाधिकारी मैं जानता हूं, वो खुद आड़ती हैं,
उन बातों को उठाना नहीं चाहते। आजादपुर मंडी की मैं बात करूं, दिल्ली की मंडी है, मेरे सबसे नजदीक की मंडी है, उसमें किसान साइड है। जब मैंने अपने व्यक्तियों से बात की तो वो बोले भाई इसमें हम आगे नहीं आ सकते क्योंकि हम खुद आड़ती हैं। तो ये इतना आसान विषय नहीं है। कानूनी रूप से खाली कराना भले ही मेरे लिए आसान हो, लेकिन वहां पर उन व्यक्तियों को उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए बैठना, उनकी जो सोच है, समझ है, उनका जो हक अधिकार है वो दिलाने में बहुत लंबी कार्रवाई लगने वाली है। लगता ये था कि सरकारी तौर पर नहीं मिल सकता, लेकिन सरकारी तौर पर आसानी से मिल सकता है। वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जब तक व्यक्ति वहां के खड़े नहीं होंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। और ये जो किसान संगठन है वो राजनीति करते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की, उस जो पार्टी आ जाए वो सब अपना दलाली का धंधा होता है। तो उनसे हम कुछ उम्मीद, अधिकतरों से, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतरों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो अपने आप हमें एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में है। अब हमें ये काम करना चाहिए कि वहां मुझे लिख के दे रखा है कि प्रधानमंत्री वो पहाड़िया मंडी में किसान शेडों को आड़तियों को अलॉट कर दिया गया है, और आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो मैंने उसको कहा भाई गलत है ये तो। फिर उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि हमने किसानों के लिए ये जगह अलॉट कर दी है, किसान इसमें बेच सकते हैं। लेकिन मैं तो वहां पे हर रोज जा नहीं सकता, तो वो अलॉट भी हो गई है जगह, ऐसा भी मुझे लिख के दिया। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये सब जानकारी मैं आपको भेजूंगा, और जी इसमें ये सब जबानी जमा खर्च इसमें से कुछ भी नहीं है, जो कुछ है लिखित में है और सरकारी तौर पर है। तो हम एक जगह का उदाहरण अगर पेश कर दें, चाहे जयपुर मंडी में 29 शेड खाली हुए हैं, लेकिन मैं वहां पे जाता हूं तो दोबारा से बैठे पाते हैं, वो फोटो खींच के मेरे पास भेज देते हैं वहां से अधिकारी कि जी ये बात है, ये बात है, हमने कर दिया। तो हम एक जगह का उदाहरण पेश करें, जयपुर का करें या वहां का करें, पहाड़िया मंडी का करें, प्रधानमंत्री के क्षेत्र का करें, तो ये लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब वो सारा मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं जितना कर पा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आप सब लोगों के सहयोग मिलेगा। तो हम एक जगह उदाहरण पेश करना चाहिए हमें, जिस काम की वहां से शुरुआत करनी चाहिए, उस काम को आगे प्राथमिकता देनी चाहिए जहां हम उदाहरण पेश कर सकें और फिर आगे चलें। तो मैं अच्छा मानता हूँ, इस पे अगर आपका सहयोग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और बताइए। जी। तो मतलब इससे बात ये भी निकलती है कि आड़तियों और अधिकारियों की मिलीभगत होती है और उसकी वजह से ये चीजें हो ही नहीं पाती। हम बलदेव राजसूत जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आदरणीय बलदेव राजसूत, प्रश्न भाई। हाँ। माननीय हरपाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से सारी बात रखी है, और उनका जो मिशन है हरपाल की चौपाल, आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी हों, और उसमें आपने कहा कि 75 से 80% समस्याएं जो है हल हो जाती हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। परंतु ये जो आपकी चौपाल है ये तो कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ समाधान हो रहा है, परंतु आम आदमी जो है तो त्रस्त हो रहा है, तो उसका आम आदमी का समाधान कैसे हो। और ये मतलब क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं वो हजारों ऐसे लोग चाहिए जो कि मतलब इस आम आदमी की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए आगे आए हैं। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे जितने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं वो सब मिशनरी लोग हैं, और सब मिशनरी लोग अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये मतलब जो वर्तमान जो समस्या है, इसका समाधान हो सकता है। क्योंकि मूलभूत समस्या ये है कि जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनको उनकी जवाबदेही कोई नहीं है, और उनसे कोई काम लेने वाले जो है वो राजनीतिक लोग हैं, उनकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब इस व्यवस्था तब ठीक होगी जब ऊपर अच्छे लोग बैठेंगे, मतलब सत्ता में अच्छे लोग बैठेंगे और वो प्रामाणिक होंगे और अपने आप को मतलब निस्वार्थी होंगे, ईमानदार होंगे, तब जाकर के वो अधिकारियों पर भी डंडा चला सकते हैं और आम जनता की जो समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो हमें ऊपर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। धन्यवाद। अभी इसमें आपका क्या देखिए, कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी 10 साल पहले भी ऊपर के लोग जाके कुछ अच्छे बैठे थे, उनका क्या परिणाम हुआ
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो चर्चा का मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये ख्वाब अच्छा लगता है, जो कि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी में 2 दशक पहले हुआ करता था। 2 दशक पहले मैंने पार्टी छोड़ दी थी, और यही सोच के छोड़ी थी कि इस व्यवस्था में मेरे बस की तो परिवर्तन है नहीं। आपके जो प्रयास है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन मैं असंभव मानता हूं कि पहली बात तो हम ऊपर आसानी से जा नहीं सकते हैं, और चले गए तो उसी व्यवस्था में हमें भी वही व्यवस्था इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो चल रही है। इसमें परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है। एक एक चुनाव में 100-100 करोड़ रुपए खर्च होता है, आपको अनुमान है इसका? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसे 20-30 जो बड़े मंत्री हैं, 100-100 करोड़ रुपए खर्च होता है। आपके पास नोट छापने की मशीन है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? तो ये विषय लंबा हो जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात पे ध्यान देता हूं कि मैं सुबह से शाम तक एक आदमी की कोई अच्छा काम कर सकूं, 2 आदमी का कर सकूं, 5 का कर सकूं, तो मुझे किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पूजा करने की जरूरत नहीं है। जी श्री पांडे जी, प्रश्न करिए। जी हाँ, हरपाल जी को सादर नमस्कार। आपने समस्याओं का मूलभूत पहचान और उनके समाधान की शानदार पहल की है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मेरा प्रश्न हरपाल जी ये है कि दुनिया चलाने में जो कई पहलू होते हैं जीवन चलाने के, उसमें एक अर्थशास्त्र भी एक पहलू होता है। तो बाकी सारे पहलुओं को दरकिनार करके अर्थशास्त्र को ही शीर्ष और जो है सर्वे सर्वा बना दिया गया है। इसके कारण आपके विचार से क्या है? देखिए, ये तो एक नीति है, वो हर एक चीज उसी से चल रही है, ये समाज भी उसी से चल रहा है। फिलहाल मेरा ये फोन बोलने वाला हो गया, मेरे को ध्यान नहीं दिया, तो ये तो मेरी जानकारी से बाहर है। मैं ना इस पे सोचा है मैंने, ना इस पे वो किया, लेकिन ये सत्य है कि सब चीज उसी से चल रही है, और जिस कारण से ये समस्याएं भी जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन मेरे इस विषय पे कोई जानकारी नहीं है, और मैं कुछ ज्यादा जानकारी आपको भी नहीं दे पाऊंगा इस विषय में। आदरणीय भाई कमल जी। वाह, राणा जी को बहुत बहुत प्रणाम। राणा जी, मजा आ गया। आपकी जो स्पष्टता है ना, ये अब मेरे 2-3 पॉइंट्स है। पहला, अब हालात जो हमारे देश के या दुनिया के है, वो है लूट वाले है, जिसको जहां उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए, जैसा आपने बोला अपनी क्षमता से। एक तो मेरा एक प्रश्न ये है कि चूंकि आप इतना साल से कर रहे हैं, जानते हैं जवाबदेही नहीं है, और लोकल अपना कर लो, तो शोषण की व्यवस्था है। आपने चुनाव का भी बतला दिया, 100 करोड़, ये करोड़, वो करोड़ खर्चा वाला, बहुत अच्छा। तो इसमें उम्मीद जो है, उम्मीद, आशा, होप, वो आएगी अपवादों से। तो मेरा आपको जो सहमति चाहिए या प्रश्न जो है, एक अपवादों का मंच, अपवाद एक। दूसरा, उसकी क्षमता वर्धन, हर एक की अपनी एक कैपेसिटी है। अगर अकेला करेगा, मगर वही मिलकर करेंगे, उंगली की मुट्ठी बनाकर, तो क्षमता वर्धन होगा, जिसको बोलेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दूसरा, तीसरा, मैं अभी 80 साल का करीब होऊंगा अगले साल। मेरा अपना मत है आईएएस वगैरह का रहने के बाद, कि हर जगह अपवाद है, पत्रकार में है, नेता में है। मुझे ऐसे एमपी मिले जिन्होंने कोई खर्चा नहीं किया और जीत कर आए, अपवाद है। एमएलए मिले, प्रधान मिले। हमारे उत्तराखंड में तो लगभग 40% लोग अभी बगैर निर्विरोध जीत कर आ रहे हैं प्रधान की। डिजिटल वाला वर्ड है। तो मेरा जो सवाल है और अनुरोध है, क्या अपन मिलकर अनुभव बांटना, जैसे अभी आप बोल रहे, शेयरिंग कर रहे, फिर उंगलियों की मुट्ठी बनाना, और उसके लिए जो अभिषेक जी और हमारे सभी साथी जो कर रहे हैं, ब्लॉक अडॉप्शन, और उसमें गांव में धंधे कैसे बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उसका आप वो नहीं कर सकते, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते अर्थशास्त्र को। तो अध्यात्म के साथ कमाई भी हो, पेड़ में, पानी में, गाय में, रोजगार में, शुद्धता में, क्योंकि उसकी मांग है।
तो क्या आपको लगता है, 3 पॉइंट्स, पहला हम मिलकर क्या कर सकते हैं अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, दूसरा क्षमता वर्धन अपनी कैसी बढ़े, तीसरा चुनाव के खर्चे सबका आधार है, बीमारी का आधार है चुनाव। हमने अभिषेक जी के साथ कैलकुलेट किया है कि 1.5 करोड़ लोग आज नेतृत्व देने को तड़प रहे हैं, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक, और 1.5 करोड़ तड़प रहे हैं सोसाइटी में, मंदिर में, कोऑपरेटिव में, बार काउंसिल में, सीए में, जहां जहां चुनाव। यानी 2 स्ट्रीम है, एक है पॉलिटिकल वाली और दूसरा है ये नॉन पॉलिटिकल मगर चुनाव वाली, कोऑपरेटिव वगैरह सारा 2 करोड़। तो 3 करोड़ लोग, अगर इसमें अपन धंधे ढूंढे जिसे कमाई भी हो, परिवर्तन को धक्का भी मिले, और जो अकेले अकेले काम कर रहे हैं इस शोषण, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। बहरहाल, तो क्या इसमें अपन मिलकर अपनी जवाबदेही, जो जो लोग चिंतित है, दिल में दर्द रखते हैं और कुछ करने की मैं समझ सोचते भी गया, है, करते भी है, मैं क्या समझ गया आपकी बात, मैं अपन समझ गया आपकी बात। मेरा गति दे कहना ये है सकते? इसमें, हाँ मेरा, सुनिए आप, मैं आपकी बात समझ गया। मैं, मेरा ये कहना है कि जो सामान्य नागरिकों से संबंधित, गरीब व्यक्तियों से संबंधित, जो सीधे साधे लोग हैं, कम समझ लोग हैं, इनसे संबंधित कोई काम हो तो मैं उसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर पर जाकर, तो ये तो मैं कर सकता हूं कि इन व्यक्तियों की, सामान्य नागरिकों की जो समस्या है, बाकी वो चुनाव वगैरह का तो मुझे कोई ज्यादा तजर्बा नहीं है और मैं उस पर ना कोई बात करना चाहता हूं। जी। लेकिन इसमें एक बात आती है कि जो आप चौपाल चल रही है, ये जन समाधान चौपाल, हाल की चौपाल, दिल्ली में 250 वार्ड हैं और 450 के करीब गांव हैं। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाने में हम लोग एक पहल ले सकते हैं जिसमें कि ये कार्यक्रम हर वार्ड में चले, 250 वार्ड जो दिल्ली में बिल्कुल, 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 ये कोरोना में हमने यहाँ पे किया भी था और अभी भी मैं सहमत हूँ। बुधवार को मैं पूरे दिन कहीं पर भी हूँ, मैं बुधवार को कोशिश करता हूँ अपने घर पे आ जाऊं, कहीं बाहर। एक सप्ताह में मेरा देश से बाहर या राज्य से बाहर, दिल्ली से बाहर जाने का कार्यक्रम अक्सर रहता है। और लेकिन मैं बुधवार को यहाँ पे रहता हूँ। मेरे माता पिता का जिस दिन देहांत हुआ बुधवार था, दोनों दिन वो काम बंद नहीं हुआ था यहाँ पर। तो हम ऑनलाइन इस तरह की समाधान कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा सुझाव है ये, और इस पे प्रयास करना चाहिए। मैं इस पे पूरी तरीके से सहमत हूं। और ऐसे शायद बुधवार को 10 से 15 या 5-7 ऐसे व्यक्ति अपने कागजात भेजते हैं और उनकी समस्या का समाधान हम करते हैं। आने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। हम, ये संख्या जो यहाँ घट रही है इसीलिए घट रही है कि हम उनका फोन पर कोशिश करते हैं काम करने की। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं स्वागत भी करता हूँ और कहता हूँ अगर ये व्यवस्था कुछ भी 5 भी साथी अगर देश में करने के लिए तैयार हो जाए, मुझे आज भी संदेह है कि इस तरह का काम कोई करना नहीं चाहता है, सिर्फ दिखावे के ऊपर व्यक्ति ज्यादा चल रहे हैं। अगर 5 व्यक्ति भी इस तरह से खड़े हो जाते हैं 5 राज्यों में, 5 शहरों में, तो हम बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं। और वो खाली उन लोगों का नहीं जो मैं और काम कर रहा हूं, ये काम की सूची में कुछ कोशिश करूंगा। कल तो मैं पटना जा रहा हूं, भाषा के ऊपर मैं अलग से काम करता हूँ और अलग अलग विषयों में भाषा में, कल हाईकोर्ट में, परसों पटना में विषय है। तो हम बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। ऐसे 5 व्यक्ति सिर्फ सामने आ जाएं जो अपने लोगों को वहां पर समस्या जिनके सामने हो, राशन कार्ड, पहचान पत्र, छोटी छोटी, आज मैं दावा ये कर सकता हूँ कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर पे राशन कार्ड की समस्या ना हो, उनका आधार कार्ड गलत हो, पहचान पत्र गलत हो, उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अनेकों प्रकार की ऐसी हर घर में समस्या है। मैं एक हफ्ते में ऐसे 2 व्यक्ति जरूर ढूंढ लेता हूं, कल की वीडियो में भेज सकता हूं, जो मैं कहीं बाहर गया था, मेरे दिमाग में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, मैं इसलिए पहले बताना चाहता हूं। मेरा व्यक्ति का नाम ध्यान नहीं रहता, जगह का नाम ध्यान नहीं रहता, और भी कुछ चीजें दिमाग में नहीं रहती। कल मैं हैदराबाद गया था, वहां पे एक भीख मांग रहा था। ऐसे
20 लगभग व्यक्तियों को मैं पेंशन दिलवा चुका हूं जो भीख मांगते थे, 15-15 साल से भीख मांग रहे थे, उनके पास कोई कागज नहीं था, वो कागज बनवाए उनके और उनको पेंशन दिलवाई। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने में व्यक्ति रुचि नहीं लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति रुचि ले तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं उनका स्वागत करूंगा। जी रोजी रानी जी, आपका प्रश्न। जी, मेरा प्रश्न है हरपाल सर ने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से वो काम करते हैं, और किसानों के मंडी को लेके जो उन्होंने समस्या बताई, तो मैं जब किसानों से जब बातचीत होती है तो या फिर जो भी जानकारियां मिलती है उससे जो समझ में आ रहा है कि ये तो पूरा का पूरा सिंडिकेट चलता है। जैसे अगर आप वेयर हाउस की बात कर लें या फिर कोल्ड स्टोरेज की बात कर लें, हर जगह पे ये शोषण जो है वो इतनी ज्यादा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैं दूं आपको कि किसान अभी आलू 6 रुपए बेच पा रहे हैं और मार्केट में जो है वही आलू 25 से 30 रुपए बिक रहा है। तो ये मतलब जितने भी जगह है, मंडी हो, वेयर हाउस हो या फिर कोल्ड स्टोरेज हो, हर जगह पे ये समस्या है। तो इसका मतलब क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये ऐसा भी होता है महाराष्ट्र में कि 1 रुपए किलो प्याज भी बेचने के लिए, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और प्याज ही नहीं, टमाटर भी और दूसरी जो फसल हैं उनको किसान साल में एक फसल ऐसा जरूर होता है एक दो स्थानों पर राज्यों में, जो किसान उसको खेत में ही जोत देता है, खेत में ही उसको बर्बाद कर देता है क्योंकि मंडी में उसको भाव नहीं मिलता है। ये जी ये बात ये बात बिल्कुल ठीक है। और आलू की अभी आपने उदाहरण दिया, कोई भी जो किसान की फसल है वो जब किसान बेचता है, तो जैसे मैंने बताया कि मंडी किसान 12 रुपए से 15 रुपए किलो आम बेच रहा था 3 साल पहले, खेत में जाके मैंने देखा वही 25 रुपए के आसपास जब वो व्यापारी मंडी लाता है, आड़ती उसको 40-50 रुपए तक, 45 तक बेचता है, और जो फुटकर बेचता है वो 60 रुपए तक बेचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम 20 रुपए भी मान लें किसान को जो एक साल मेहनत करता है, तो 40 रुपए उससे डबल सिर्फ 7 दिन में व्यापारी लोग कमाते हैं पैसा। तो ये तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। तो ये जी जी इसका समाधान जो है वो तो ये है, एक एक किसान कृषि मंत्री हुए एक भानु प्रताप सिंह, ये मैं 80 90 की बात बता रहा हूँ, तो मेरे यहाँ मेरे गांव में आए, मेरे घर पे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि हरपाल जितनी जमीन तुम्हारे पास है अगर मेरे पास हो तो मैं हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मैंने कहा मगा जी कैसे। बोला आप मेरे वहां आओ। वो बस्ती जिले के रहने वाले थे, नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। मैं उनके यहाँ 7 दिन तक रहा। एक टाइम में दो दो सब्जी बनी, एक 3 टाइम सब्जी बनी, 3 टाइम खाना खाया मैंने, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम को भोजन, और 3 सब्जी बनी हर बार। और कोई सब्जी दोबारा दिन में नहीं बनती थी, वो इतनी सब्जी वहां पैदा करते थे। मैं उसको हिंदुस्तान का नहीं, संसार का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और प्रैक्टिकल व्यक्ति मानता था। तो उसने मुझे बताया, बोला मैं यहाँ पे मैंने पैदा तो करा दिया। आज से 30 साल पहले जो बेल पे टमाटर लगते हैं, खीरे लगते हैं, तोरी लगती हैं, जो अब लगनी शुरू हुई 2 4 5 साल पहले, वो उसके वहां लगती थी। और इतनी पैदावार करा दी उसने वहां क्षेत्र में, लेकिन मार्केट नहीं बना पाया। वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें वेयर हाउस जैसे बताया, कोल्ड स्टोरेज बताया, ये लंबी बात है, इसमें कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये समस्या है और इसका समाधान भी हो सकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति से, और उसमें मेरी कुछ ज्यादा तजर्बा नहीं है। जी जी धन्यवाद। देवदत्त गंगवार जी, देवदत्त जी। जी सभी साथियों को नमस्कार। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं एक जानना चाह रहा था कि जैसे श्री हरपाल जी ने कहा था कि इस पे कोई काम करना चाहे छोटे छोटे जगह से, किसी का कोई राशन कार्ड बनना है या किसी का छोटा छोटा काम है, इस पे कोई काम करना नहीं चाहता है, मुझे 5 लोग मिल जाएं, तो मैं श्रीमान जी से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं बरेली से अपने बरेली जिले को मैं संभाल सकता हूं इसके लिए।
मैं बरेली जिले में मैं इसके लिए काम कर सकता हूँ। मैं पूरे बरेली जिले को संभाल सकता हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ बरेली का। तो ये मैं ग्राम लेवल पे काम भी कर रहा हूँ वार्ड समितियों में। तो जो वार्ड समितियों में जगह जगह मैं जाता हूँ, मेरी ये इच्छा भी है। मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा था, अब आप लोगों के इसमें चैनल पे जुड़ा हूँ तो मुझे रास्ता मिल गया। मुझे तो लग रहा है कि आप सब लोग भारत का पुनर्निर्माण करने वाले लोग जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और आप सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, आप मेरा नंबर अभिषेक जी से ले लीजिए, ग्रुप में भी होगा। और वहां की जो समस्या है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता सकता हूँ। हर बुधवार को मैं लाइव भी करता हूँ, जो कि एक तरफा होता है फेसबुक पे, लेकिन मैं लाइव जुड़ सकता हूँ। जब मैं बाई चांस दिल्ली से बाहर होता हूँ तो लाइव भी जुड़ते हैं बहुत लोग मेरे साथ, तो उसमें हम जुड़ सकते हैं। आप वहां की जो समस्या है वो बताइए, मुझे भेजिए, मैं यहाँ से पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि मैं पूरे देश का काम अकेला कर सकूं ये संभव नहीं है, जी जी लेकिन जी जी। एक एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये सामान्य तरीका है, इसका उपयोग सभी कर सकते हैं। और इसमें संभावनाएं हैं कि वो कामयाब होगा, और उसमें नहीं होगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी, मैं करूंगा उसको। लेकिन शुरुआत पहले मैं करने के लिए तैयार हूं। आप ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास व्हाट्सएप कराइए उनकी जानकारी, और फिर उसके बाद आप भी वहां से कोशिश कीजिए, मिलके काम करेंगे तो संभावना बढ़ जाएंगी कामयाबी ठीक की। ठीक ठीक ठीक। जी देवदत्त जी, अपना नंबर डालिए, मैं हर नंबर आपको भेज देता हूँ और टाइप भी कर देता हूँ चैट। अभी मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना। भास्कर पाटिल जी, जलगांव। भास्कर जी, अपना प्रश्न। भास्कर पाटिल जी। हाँ, सॉरी, वो जरा म्यूट हो गया था। मेरा प्रश्न है, क्या भारत के किसी भी राज्य में रेशन कार्ड धारक को रेशन मिल सकता है, और कौन से नियम के तहत? क्या, मैं समझा नहीं, आवाज क्लियर नहीं आई आपके, स्पष्ट नहीं आई। नहीं, ठीक है। क्या भारत के किसी भी राज्य में अन्य राज्य के रहने वाला है और दूसरे राज्य में पेट भरने के लिए गया है, रेशन कार्ड उसका दूसरे जगह का है और ये पेट भरने के लिए दूसरे राज्य में आया है, तो क्या उस रेशन कार्ड धारक को रेशन मिल सकता है, और कौन से नियम के तहत मिल सकता है, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले मैंने राशन कार्ड पे ही काम शुरू किया था, शायद 90 के दशक में, 90 से पहले भारत सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड बनाना आरंभ कर दिया था 4 साल पहले। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाके अपने राशन कार्ड से राशन ले सकता है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं उसका प्रयास कर सकता हूं, और मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो राशन मैं दिलवा पाऊंगा। किसी भी राज्य में जाके कोई भी नागरिक किसी भी तरह का राशन ले सकता है। हाँ, वो नियम के बारे में पूछ रहा था मैं, वो वो वैसा मुझे। नियम, वो एक देश एक राशन कार्ड बनाया है सरकार ने। सरकार ठीक है, ने ठीक है। एक देश एक राशन कार्ड यही बनाया नियम है। है भास्कर जी, यही नियम है, एक देश एक राशन। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद राणा जी की चौपाल नाम से हैंड रेज हुआ है। भाई साहब अपना। जी दादा, नमस्कार आपको। जी जी दादा, मेरा ये पूछना था कि जो हमारे हो सकता है मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ लीक से हटकर हो थोड़ा, जो हमारे एक्स मुस्लिम है, जो हमारे लड़के लड़कियां इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इस्लाम को छोड़ रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, तो उनको थ्रेट्स आती हैं, उनको दिक्कत आती है, और उनको जीवन यापन के लिए बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उनके लिए भी कुछ दादा कोई नीति है आपके पास? देखिए, सरकारी तौर पर तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई नीति नहीं है, या नीति होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। तो दादा उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर? जैसे मैं तो अपना प्राइवेटली करता ही हूँ जो मुझसे हो सकता है, क्योंकि बहुत से देखिए, लोग मेरे टच उनका में हैं ऐसे एक्स मुस्लिम उनका जिनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। उनका उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो वो बनवाया जा सकता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राशन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं है। दिल्ली में 9 लाख राशन कार्ड विचाराधीन है पिछले 12 सालों से। 9 लाख, भारत की राजधानी में।
और 12 वर्षों से राशन कार्ड शायद 10-5 हजार भी नहीं बनाए गए होंगे। मैं हाई कोर्ट में जाने के बाद भी आदेश नहीं करा पाया हूं। तो राशन कार्ड बनना एक, दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य में राशन कार्ड बनना बहुत आसान है। सबसे पहले उनके कागजात पूरे करवाए जाएं, उनका राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, उनका वोटर कार्ड हो। तो ये सारी चीज पूरी होने के बाद उनको सरकारी मदद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मिल भी जाती हैं। उनकी अपनी शिक्षा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो सब देखा जाता है। तो तुरंत तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि उनके कागजात पूरे हों, उनके आधार कार्ड जो भी आवश्यक आज के उसमें है वो जरूरी चाहिए। अच्छा दादा, ये एक समस्या दादा ये भी है कि जो हमारे दिल्ली वाले जो लोग हैं, तो हमारे राशन कार्ड में यूनिट्स हमारी काटी हुई हैं। जैसे हमारे अपने घर में 8 यूनिट्स हैं, तो उसमें केवल 3 ही चढ़ी हुई हैं। तो उसमें दादा हमने कई बार अप्लाई भी कर लिया, तो 5 यूनिट हमारी बढ़ नहीं पा रही है। तो वो ऐसा क्यों दादा? वही, ये मैं बताऊं, जिम्मेदारी जवाबदेही कोई नहीं है। इसका समाधान, समस्या ये है कि एक राशन कार्ड का फॉर्म भरने के लिए पहले 3 रुपए दिए जाते थे। अब 3 में जो भरने वाला कंप्यूटर वाला है, वो अगर एक नाम भरेगा तो भी 3 रुपए मिलेंगे, और 5 भरेगा तो भी 3 मिलेंगे। तो वो एक भर देता है और बाकी वो छोड़ देता है। तो ऐसा इस पे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्म भरते हैं, जो आधार कार्ड का फार्म, राशन कार्ड का, पहचान पत्र का, प्रमाण पत्र का, जो सरकारी आदमी उनको भरते हैं फिर पास करते हैं, तो 80% ऐसे प्रमाण पत्रों में गलती पाई जाती है, विशेष तौर से पहचान पत्र में, राशन कार्ड में, आधार कार्ड में। तो उनकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही सुनिश्चित कराने की कोशिश है। कब होगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये ऐसा बहुत होता है। उसका आप आधार कार्ड मुझे भेजिए, मैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये चेक करके बता दूंगा कि उनका अभी अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जिससे भी आप फार्म भरवाने जाएंगे, वो भी जो ये दुकान वाले, प्राइवेट दुकान वाले हैं, वो पैसे ले लेते हैं, फार्म नहीं भरते हैं। कहना जी भर गया, पर्ची निकाल के दे दी झूठी मूठी। मेरे यहाँ पर शायद ही कोई बुधवार ऐसा जाता हो जिस दिन 2-4 आदमी ऐसे ना आते हो कि उन्होंने ऑनलाइन भरवा दिया वहां से और वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो जिनके नाम नहीं चढ़े हैं उनके आप आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए, या जो जो जानकारी हम व्हाट्सएप पे मांगेंगे वो देते रहिएगा। हम उनकी पूरी वास्तविक स्थिति आपको बता देंगे। नाम कब चढ़ेंगे पता नहीं। ठीक है दादा, धन्यवाद आपका। अपना नंबर डाल दीजिएगा तो और भी अन्य जो मदद होगी की जाएगी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चंद्रशेखर मिश्र जी, आपने किया हुआ था। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, अन्य कोई साथी अगर कोई प्रश्न बचा हो, क्योंकि समय हो रहा है, हम अगले 2 से 4 मिनट में इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तो किसी को, हाँ चंद्रशेखर जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं माननीय हरपाल जी भाई साहब से एक जानकारी चाह रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ भदोही जिले में लैंड अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट ने NHI बनाने के लिए लैंड किसानों का जो है ऑक्युपाई किया जो है, और उसमें जमीन रोड के किनारे के लिए जो है, जिनकी चौड़ाई 8 मीटर 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी रोडें थी, और उन्होंने उनका जो भुगतान, मुआवजे का जो भुगतान किया वो कृषि रेट से किया है जो है। तो इसके ऊपर जो है कोई ऐसा काम माननीय हरपाल जी भाई साहब ने किया है तो उसको बताएं। और दूसरा, जो अपने पहड़िया मंडी में आपने जो मुद्दा उठाया हुआ है, इस पर मैं आपके साथ मिलकर, चूंकि मैं बनारस में रहता हूं और इस पर मैं काम करना चाह रहा हूं आपके साथ मिलकर के, तो दोनों पर आप मेरा मार्गदर्शन करें जो है कि इन दोनों में मैं कैसे आपके साथ जुड़ करके मैं इस पर काम कर सकता हूं जो है। भारत सरकार के नियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण 2013-14 में बना था। उसके अनुसार अगर भारत सरकार कोई जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसको 4 या 5 गुना मतलब वो किसान को देगी वहां की जमीन के मूल्य के अनुसार। इस पे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा नियम बना हुआ है, मेरी जानकारी में है। तो वो वहां की जो जमीन का कोई ऐसा कागज जो आया हो, जो किसी को कहा हो कि आपकी जमीन हम ले रहे हैं, तो सरकार नोटिस भेजती है। वो नोटिस मुझे भेज दीजिए, मैं उसके बारे में जानकारी लेके आपको दूंगा। 4 या 5% मतलब
5 गुना अधिक किसान को उसकी भूमि का जो मूल्य है उससे मिलने की बात है। ऐसा भूमि अधिग्रहण बिल भारत सरकार लेके आई थी 13-14 में। तो उस पे मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं पूरी मदद करूंगा और पूरी जानकारी दे सकता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे आप जानकारी कर दीजिए। फोन ना करें, मेरा निवेदन ये है, जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ना हो तो फोन ना करें, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं नहीं उठा पाता तो फिर लोगों को लगता है कि बात नहीं कर हो पा रही है या नहीं कर पा रहे। तो आप व्हाट्सएप कर दिए, 1 घंटे 2 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा उसका। जी धन्यवाद। जी सवाल खान जी। जी नमस्कार सर आपको और आप पूरे ग्रुप्स को नमस्कार करती हूँ मैं। और अच्छा लगा आपका सुन के, मैं देर में आई तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो मैंने देर में सुन पाई। मेरा ये सवाल है आपसे कि आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ और संजय सर से और अभिषेक सर की पूरी टीम से मैं अभी फिलहाल जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अगर दिल्ली में अगर आपके कुछ काम आ सकूँ तो मैं करना चाहूँगी। और मेरा भी राशन कार्ड मैं अपना बनवाना चाहती हूँ खुद ही से। वैसे तो मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ फैमिली में, लेकिन अकेली हूँ, भाई के साथ रहती हूँ और फ्लोर हमारा अलग है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा भी राशन कार्ड मेरे नाम से बन जाए। तो अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो बताइए आप, और मेरे लायक अगर दिल्ली में कोई हो तो मैं आपके साथ में खड़ी हूँ। ये हम फार्म भर सकते हैं। आप अकेली रहती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, अकेली कैसे रहती हैं? ये पूरे आजकल दिल्ली में महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनते हैं, पिछले 12 साल से, 13 में शुरू हुए थे ये। और कोई भी महिला अपने नाम से कर सकती है, उसके पति का नाम भी उसी में चढ़ सकता है, चढ़ेगा, और बच्चों का नाम भी, और सास ससुर का नाम भी उसी में चढ़ता है। तो आपका अकेली रहती हैं या बच्चे कहीं और रहते हैं, हस्बैंड कहीं और रहते हैं, क्या कारण है? अकेली का आपका बन सकता है अगर अकेली रहती हैं तो। जी जी, मैं आपसे पर्सनली टॉकिंग कर लूंगी, लेकिन मैं अनमैरिड हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, अपने भाई के ही साथ रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये पूछा। ठीक है, अच्छी बात है ये। आपके फार्म हम आने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे आपका ऑनलाइन फार्म भर दिया जाए। इसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिएगा, एक फोटो चाहिएगी और एक बिजली का बिल, या जो एड्रेस आपका है, हम फोन पे ही आपका फार्म भर देंगे, आने की जरूरत नहीं है। और अभिषेक जी, मैं एक बीच में क्योंकि समापन की ओर है, मैं एक नई जानकारी आपको देना चाहूं कि मैं पिछले 10 साल से अधिक समय से एक मांग कर रहा हूं कि हर व्यक्ति का एक यूनिक नंबर बना दिया जाए। यूनिक नंबर की मुझे पहले जानकारी नहीं थी, मैं एक व्यक्ति एक खाता बोलता था उसको। तो ये फिर मैं विदेश गया तो उन्होंने वहां पता लगा कि ऐसे यूनिक नंबर वहां बनते हैं। तो उससे क्या है, हरियाणा वालों ने भी एक यूनिक नंबर बना दिया, मध्य प्रदेश ने 10 साल पहले बना दिया था, आज लगभग बहुत से उत्तर प्रदेश ने भी बना दिया है, बहुत से राज्य बना रहे हैं। एक व्यक्ति का एक एक खाता बना रहे हैं, वो जो मेरी पहले मांग थी, लेकिन उससे आगे मांग आई निकल के कि एक व्यक्ति का एक यूनिक नंबर। मेरा वो आधार कार्ड भी हो सकता है, उसी में मेरा पहचान पत्र जोड़ दिया जाए, मेरी जाति जोड़ दी जाए, मेरी आय जोड़ दी जाए, सभी चीज उसमें जुड़ जाए। तो मुझे जो फार्म भरने की आवश्यकता पड़ती है, एक बच्चा जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक 600 बार फार्म भरता है, 600 बार। एक एक विद्यार्थी जो है एक कक्षा में 8 बार फार्म भरता था एक साल में, जो उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। आज मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाओ तो लाइन मिली रहती है। तो मेरा ये कहना है, ऐसा एक पूरा प्रावधान मैंने बना रखा है जो कि बहुत सीधा साधा है, लेकिन अधिकारियों की उसमें सारी प्रकार की जो आमदनी भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए उसको लागू नहीं कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचार करके स्वास्थ्य का अलग कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड अलग बना रहे हैं। एक देश एक राशन कार्ड बना दिया, एक देश एक पहचान पत्र बनने की कार्रवाई है, एक देश एक आय प्रमाण पत्र बनने की कार्रवाई, ये सब अलग अलग बना रहे हैं। तो मेरा एक बहुत पहले से लगभग 10 साल से मांग थी ये कि एक व्यक्ति एक खाता बना दिया जाए और उस व्यक्ति के परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं सबको उसमें जोड़ दिया जाए। तो अगर किसी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने जब जाएगा तो अंतिम संस्कार का वो वहां से
अंतिम संस्कार जहाँ होता है वहां से एक पर्ची मिलती है, वो जाके वहां पे जमा करा दे, तो सब पता लग जाएगा कि पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला को क्या क्या योजना का लाभ मिलेगा। तो वो उस विभाग की जिम्मेदारी हो जाए कि भाई ये विधवा, इस पति, इसके व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसकी महिला जो विधवा महिला है वो ये है, इसकी आमदनी इतनी है, इसका घर ये है, इसके बच्चे इतने हैं, कितने बच्चों को क्या क्या मिल सकता है, उसको विधवा पेंशन मिल सकती है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो वो अलग अलग फॉर्म नहीं भरेगी। तो ये ऐसी एक व्यवस्था के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये मेरी बहुत लंबे समय से मांग है, लेकिन अभी तक बहुत कम मानी गई है, कुछ प्रतिशत। और कोई साथी पूछना चाहें तो बताएं। थैंक जी यू जी, सो मच। बहुत महत्वपूर्ण आपका वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश जी से आग्रह करने का समय हो चुका है, सत्य प्रकाश जी आए और सभा को समापन करें। धन्यवाद करें हमारे हरपाल सिंह राणा जी को। सत्य प्रकाश जी अपने म्यूट करें। सत्य प्रकाश जी। हाँ जी। हाँ, आप धन्यवाद ज्ञापन करिए और मतलब सभा को समाप्ति की घोषणा करिए। ठीक है, जो आपका आदेश। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हरपाल जी ने जो वे काम कर रहे हैं उसका छोटा सा परिचय आप लोगों को दिया, और जितना मैं हरपाल जी को 25-30 साल से जानता हूँ, जी जान तन मन धन से वो बहुत काम किया उन्होंने, और अच्छे सवाल जवाब हुए। मुझे ये भी खुशी हुई मित्रों ने अच्छे सवाल जवाब किए उनसे, है ना। पर उनको समझने के लिए वास्तव में उनका तो खुला घर हमेशा ही है ना। कभी आइए उनके गांव में, कभी समझिए उसके काम को, तो मुझे लग रहा है कि और भी ताकत बनेगी। और मुझे लग रहा है छोटी छोटी ताकतें ही, जैसे अपना कमल टावर जी कहते हैं हमेशा, ये छोटी छोटी ताकतें मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और इस तरह देश में जैसे उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लोग वो, 1.5 करोड़ लोग वो, है ना, ये 3 करोड़ लोग अगर हम निकाल पाए तो फिर तो वाकई में हम भारत और भारतीय संस्कृति को बचा ही पाएंगे। ऐसा मुझे अब एक विश्वास बन रहा है आप सब लोगों के प्रयास से, आप लोग सब लोगों के काम से, है ना। और कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देश की जनता बहुत अच्छी है। एक बार विश्वास बन जाए कि ये लोग सच्चे हैं, ये लोग समर्पित है, ये लोग भारत और भारतीय संस्कृति को और इंसानियत को बचा सकते हैं, एक बार विश्वास बन जाए, यकीन कर लो कि बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़ा राक्षस भी पे कुछ नहीं आकर टिक सकता। ये इस देश की जनता को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और शायद उसी कारण मैं आज तक जिंदा हूँ, उस विश्वास के कारण है। तो हरपाल जैसे लोग इस देश में हैं, और भी उनको चुनना है, उनको आपस में जोड़ना है, एक दूसरे की ताकत बननी है। मैं अभी मुजफ्फरनगर बैठा हूँ, यहाँ पर भी मैं आपके इस काम को मित्रों के साथ में बैठ के सब सुन रहे थे, है ना। और यहाँ पर भी मैं उसी लिए आया हूँ, पूरा इसको बताने के लिए। और फिर मैं अभी जोधपुर भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो प्रचारक हूँ एक आप लोगों का, है ना। पूरे देश में कोने कोने तक इस बात को पहुंचाना मेरा काम है, और मेरा विश्वास है कि मैं 2 साल तक देश के हर कोने तक पहुंचा दूंगा इस बात को। इतना मुझे विश्वास है, जितना मेरे सम्मत है। ठीक है, तो हरपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए और अपनी बात रखी। और मेरी आपसे विनती है हरपाल जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, कि रोज आना, बिल्कुल शाम बिल्कुल। को 8:15 बजे आने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कहता रोज संकल्प ले, पर फिर भी जब समय निकाल ले, क्योंकि उससे कि आपको दूसरे मित्र क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको समझने का भारत मौका भाई, मिले। हाँ जी। हाँ, देखो, मेरा थोड़ा सा समय का थोड़ा सा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी सोने की। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं तो जी 9 जी। बजे सोने वाला आदमी हूँ भाई, हाँ, मेरे से चलो कोई सब उसमें जानते हैं मुझे करेंगे, तो। अब उस मुझे पे अब करेंगे। 10:30 तक जगा, 10:30, पर जिस दिन समय निकला थोड़ा समय निकाल लो, है हाँ ना, हाँ क्योंकि ठीक है। मित्रों से परिचय होना आपस में बहुत जरूरी है। मेरा हाँ मैं, अभिषेक ने और संजय शर्मा ने बहुत लोगों से परिचय करा दिया। मैं तो ऑनलाइन मीटिंग का भी विरोधी था, और मैं तो 9 बजे सोने वाला आदमी, सब जानते हैं मेरे बारे में तो। पर इन लोगों बस ने मैं मुझे चार्ज कर दिया भाई, चार्ज कर दिया इन दोनों आखिर मित्रों ने, और वो बलदेव जी और गोपाल जी, है ना। और मैं अब 10:30 बजे रोज सोने लगा, मेरा रूटीन पूरा बदल आखिर दिया इन्होंने। आखिर में एक बात मैं कह के अपनी बात समापन करूंगा कि भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे पागल भी घोषित कर रखा है। तो मेरी सारी बातों पे यकीन ना किया जाए। तो
क्योंकि पागल व्यक्ति क्या कह देता है उस पर भरोसा कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत। तो हम इसलिए भरोसा नहीं कर रहे कि आप जल्दी सोएंगे। अब आप 10:30 बजे कभी सो गए अलग बात है, 10:30 बजे तक सोने का काम करेंगे और पागल नहीं महापागल घोषित करवाएंगे हम आपको, है ना। धन्यवाद। और ये सब धन्यवाद। महापागल ही है। माननीय श्री हरपाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने घोषित कर दिया, लेकिन ग्राम सभा ने घोषित नहीं किया। पूरे भारत की ग्राम सभाएं आपके लिए विद्वान मनुष्य मानती हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखो नमस्कार। मैंने यहाँ पर 17 तारीख को एक कम से कम 100 गांव की लोगों को इकट्ठा करके 17 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग का योजना बना ली, 17 सितंबर की, सोच लो आप। और उसमें आप सबको आमंत्रित करूंगा मैं, जी, है ना। जो जनता के लिए काम करेगा। हरपाल जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। अब समय खत्म हो गया है, प्रश्न कोई नहीं लिया जाएगा, हो चुका है। और इसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद हम लोग इनफॉर्मल डिस्कशन चालू रख सकते हैं। तो